हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और जैसा कि कल मैंने आपको एक 10 क्वेश्चन चैलेंज दिया था, आई होप कि उसके आंसर्स जो हैं वो आप लोग ढूंढ चुके होंगे और आपने अपने आंसर्स जो हैं कहीं पर लिख भी लिए होंगे। अब आज आपको जस्ट चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने ठीक किए हैं और आपका स्कोर कितना रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपका जो भी स्कोर रहता है, जेन्युइन जो भी रहता है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ओके, इससे ये हो जाएगा कि चलो मैं भी देख लूँगी कि आप लोग कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्कोर बताने, देखिए छुपाने से स्कोर कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ मैंने देखा है कुछ बच्चे छुपाते हैं, किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट मुझे तो लगता है कि अगर आप में कोई कमी भी है या आपके कम नंबर भी आए हैं तो छुपाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट ओपनली कहिए कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं और मैं इंप्रूव करूंगा या करूंगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने नंबर बता देना, ठीक है, जेन्युइनली जो भी है आपके, कि आपने पहले कितने अटेम्प्ट किए थे और आपके कितने नंबर आए थे। और उसके बाद देखने के बाद तो ऑब्वियसली आप लोग आंसर 10 में से 10 भी ला सकते हैं, वो कोई दूसरी बात नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं इन क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको चैलेंज दिया था 10 क्वेश्चन का, इनके आंसर्स क्या हैं। So first question was which of these best define the concept of developing a learning culture in school, यानी कि सीखने की संस्कृति को विकसित करने की अवधारणा को परिभाषित कौन सी चीज करती है। अब देखिए यहाँ पर इस पर फोकस कीजिए, लर्निंग कल्चर यानी कि सीखने की संस्कृति या सीखने का ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे मतलब एक लर्निंग कल्चर डेवलप हो, मतलब ऐसा कल्चर जहां पे सीखने वाले जितने भी लोग हैं वो समझे कि ये यहाँ की संस्कृति है, यानी कि उस संस्कृति को, जो सीखने की संस्कृति है, उसको और बढ़ावा मिले, वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करे और आगे के लर्निंग प्रोसेस को। तो यानी कि यहाँ पे लर्निंग पर फोकस करना है। तो लर्निंग आउटकम तो एक रिजल्ट होता है कि आपने इतना सीखा कहीं से, तो वो आपके आउटकम क्या रहे, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। एक कॉमन विजन, एक कॉमन सामान्य दृष्टि रखने से लर्निंग कल्चर डेवलप नहीं होता है। कॉमन विजन तो ठीक है, आप लेकर चलते हैं कि ठीक है हमें क्वालिटी एजुकेशन लेकर आनी है, ये कॉमन विजन हो सकता है आपका, बट ये लर्निंग कल्चर को डेवलप करने में इसका ऐसा कोई रोल नहीं होता है। फिर है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपने बना दिया, ठीक है, कि हम ऐसे करेंगे, साल भर हम ऐसे करेंगे। क्या इससे एक हेल्दी कल्चर जो है, लर्निंग कल्चर डेवलप होगा, एक पॉजिटिव लर्निंग कल्चर? देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब ये तो आप अभी प्लान बना रहे हैं, ये आपका प्लान है, आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो नहीं पता। लेकिन बात जहां पर आती है टीम लर्निंग की, आप टीम लर्निंग को बढ़ावा देंगे तो आप देखिए यहाँ टीम लर्निंग से कितनी सारी चीजें डेवलप होती है। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना सीखोगे, आप कोऑपरेटिव लर्निंग करोगे, आप दूसरों के साथ सहयोग करोगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करोगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आप एक दूसरे से सीखोगे, तो ऑब्वियसली स्कूल हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वो एक मिनी सोसाइटी होता है और वहां पर किस तरह से आपको रहना है। लर्निंग सीखना सबको है, सारे बच्चों को सीखना होता है, इवन टीचर्स भी एक दूसरे से सीखते हैं, वो बच्चों से भी सीखते हैं। तो वो सब कैसे करेंगे? जब वो एक टीम में मिलकर काम करेंगे, टीम लर्निंग होगी वहां पे, जब सब लोग टीम की तरह सीखेंगे, ठीक है, तो यानी कि इससे जो है वहां पर एक बहुत अच्छा लर्निंग कल्चर डेवलप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What are the 3 components of developing oneself as a school teacher और leader? तो कोई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बताने हैं जो किसी भी स्कूल टीचर या लीडर में डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब देखो जितने भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये प्रॉपर दीक्षा ऐप पर, यानी कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर ऐप है दीक्षा ऐप, वहां पर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की है और वहां पर ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे और इनके आंसर भी हमें बताए गए थे, इवन समझाए भी गए थे। मतलब पूरा कंसेप्ट हमने ऑब्वियसली पहले सीखा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन के आंसर किए, तो ठीक ही होंगे, मतलब वो है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स है, प्रॉपर गवर्नमेंट की एक ऐप के थ्रू है, तो आप इसमें निश्चिंत रहिए, आंसर कोई भी गलत आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, बीइंग रिजिड एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो बीइंग रिजिड, जब आप रिजिड हो जाते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, आप लीडर कहला ही नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना आपके अंदर, आप दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को सुनना सीखेंगे। अगर आप ये कह देंगे नहीं मैंने ये सोच लिया तो यही होगा, पत्थर की लकीर है, तो वो काम होगा नहीं, तो ये तो वैसे कट जाएगा। अब यहाँ पर है एटीट्यूड, स्किल एंड कम्युनिकेशन, ज्यादा बुराई नहीं है, ठीक है, सारी एटीट्यूड होना चाहिए, एक प्रॉपर एक स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, संचार भी होना चाहिए। अब यहाँ पर है नॉलेज, कम्युनिकेशन, नेगेटिव थिंकिंग, तो नेगेटिव थिंकिंग से कट जाएगा मामला। अब बचा डी, तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं वो बचे हैं बी और डी,
ठीक है, बी और डी। अब बी और डी में से बेस्ट कौन सा है? देखो यहाँ पर एटीट्यूड है, एटीट्यूड यहाँ भी है, स्किल भी है, स्किल भी है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की और नॉलेज की। अब दोनों में अच्छे तरह से आप लोग कंपीट कर लो, दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली टीम लीडर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को मार्गदर्शन कैसे दिखाएंगे? अगर मैं टीचर हूं, मैं एक टीचर बन रही हूं, मैं लीडर हूं और मेरे पास ज्ञान ही नहीं है तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी, किस डायरेक्शन में लीड करूंगी? ठीक है। और स्किल्स में कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, क्योंकि स्किल्स लिखा है ना, आपके अंदर कौशल होना चाहिए, उसमें सारे कौशल आ जाते हैं, तो कम्युनिकेशन भी उसमें आ जाती है। एटीट्यूड यहाँ पर ये होता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर, वो एटीट्यूड है। यहाँ पे वो वाला एटीट्यूड मत समझना कि भाई बहुत ईगो दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, वो एटीट्यूड नहीं होता। ठीक है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, what are the two important attributes of self required for becoming an effective leader? तो इफेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको कौन से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए? उस टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से अलग आंसर्स के साथ। डिसरप्टर और कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल काट दो, ये है ही नहीं। उसके बाद एक इनिशिएटर, पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनिशिएटर मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हो किसी चीज को। ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर। देखो एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी नहीं है, ना मैनेजर होना जरूरी है। प्लानर आप, ऑर्गेनाइजर तो आप हो सकते हैं, आप प्लानर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी से आप इफेक्टिव लीडर बन जाते हैं? नहीं। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे प्लानर, ऑर्गेनाइजर देखने को आपको मिलेंगे, मतलब जिनका काम होगा ऑर्गेनाइज करना चीजें, जैसे इवेंट मैनेजर होते हैं, कई चीजें होती है जो ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, है ना। आप टेंट वाले को भी बोलोगे तो टेंट ऑर्गेनाइज करना तो वो भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इस प्रॉपर इफेक्टिव लीडर को डिफाइन नहीं करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनिशिएटर और पॉजिटिव आउटलुक। यानी कि अगर आप एक लीडर है तो आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। लीडर आप कहीं भी हो सकते हैं, आप मतलब कोई सामाजिक मुद्दा उठा रहे हैं, आप एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपको इनिशिएट करना आना चाहिए। लीडर, अगर कोई टीम है तो टीम में लीडर सबसे आगे चलता है और उसके पीछे होते हैं उसको फॉलो करने वाले। तो आपको इनिशिएटर तो होना ही चाहिए और एक पॉजिटिव लुक के साथ होना चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ विच 3 अर्स्टवाइल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो इसी क्वेश्चन में 1-2 आंसर तो आपको मिल जाएंगे। पहली चीज तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट की, समग्र शिक्षा। देखिए जो समग्र शिक्षा अभियान है, एक तरह का अभियान था, अभियान ही मान लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लाया गया था कि आपको बिल्कुल रूट से लेके जहां तक एजुकेशन होती है स्कूल में, वहां तक प्रॉपर आप जो है क्वालिटी एजुकेशन पर काम करेंगे। इसके बहुत सारे आयाम है, आप इसको जरूर पढ़ना है एक बार, समग्र शिक्षा को। और अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं कि 3 कौन से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी गवर्नमेंट की जो इसके अंडर आई गई, मतलब इन तीनों को क्लब करके इसके अंदर ले आया गया, ठीक है। तो सबसे पहले SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद आता है रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ये होगा। उसके बाद आता है टीचर एजुकेशन, जिसको हम टी बोलते हैं। तो ये 3 चीजें थी जो इसके अंदर, ये तीनों स्कीम्स थी जिनको क्लब किया गया एक तरह से, समग्र शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये तीनों मिलकर बनाती है आपकी समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन, ये तीनों चीजें इसके अंदर आती है। अब एक क्वेश्चन और आएगा तो उसमें थोड़ा सा और बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोर्टल इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट डेटा इन रियल टाइम। तो ये ऑनलाइन पोर्टल जो वो किया गया, ये था आपके सामने ऑप्शन 4 है, लेकिन ऑब्वियसली कल मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूडाइस, ठीक है। यूडाइस की प्रॉपर एक फुल फॉर्म होती है, जिसने भी ये फुल फॉर्म पढ़ी हो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कुछ बच्चों ने जरूर पढ़ी होगी जिन्होंने इस क्वेश्चन को सर्च किया होगा। दीक्षा ऐप जो है, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। मूक प्लेटफॉर्म भी ऐसे होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं यहाँ पर टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए आप कर सकते हैं। शाला दर्पण जो है केवी की है, केवी की एक ऑनलाइन, इसमें भी बच्चों की अटेंडेंस वगैरह ये सब जाता है, तो ये शाला दर्पण वो है। और यूडाइस पोर्टल जो है ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है, गवर्नमेंट क्या सभी सारे स्कूल्स में ओपन है। यहाँ पे बच्चों का जो एक ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चों का सारा डेटा यहाँ पर इकट्ठा होता है यूडाइस पोर्टल पर। तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यूडाइस की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया था? देखिए जो NAS भी बोलते हैं इसको, ठीक है, NAS। तो NAS स्टार्ट किया गया था बेसिकली जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको असेस करने के लिए,
ठीक है। यहाँ पर बच्चे की नॉलेज को असेस करने के लिए नहीं, टीचर की नॉलेज को असेस करने के लिए, पॉपुलेशन को असेस करने के लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पर था जो लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि जो आपके परिणाम हो रहे हैं, अधिगम के जो परिणाम आते हैं। देखिए हम लर्निंग में पहले ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहले हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर में पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, फिर आपके लर्निंग आउटकम्स क्या निकल कर आए, है ना। हम पहले तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये सिखाएंगे, हम बच्चे के अंदर रीडिंग आनी चाहिए, बच्चा इन शब्दों को पढ़ पाए। अगर बहुत छोटा बच्चा है फर्स्ट क्लास का, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ लिख पाए। रीडिंग में अगर लैंग्वेज में हम बात करें, पढ़ भी सके, उनको लिख भी सके, ये वाले लर्निंग आउटकम्स हमारे हो सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स बेसिकली ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं कि आपने क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव रखे हैं और आप कहीं ना कहीं ये पहले से बनाकर चलते हैं कि ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। जब हम अपना एक प्लान बनाते हैं, भले यूनिट प्लान बनाते हैं या फिर हम एक वीकली प्लान बनाते हैं, उसमें हम ये पहले से मानकर चलते हैं कि हम इन लर्निंग आउटकम्स पर काम करेंगे, कि जब हम ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम इन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर लेंगे। तो बच्चों के लर्निंग आउटकम को, कि भाई बच्चे अचीव क्या कर रहे हैं एक्चुअल में जो लर्निंग प्रोसेस हुआ उसके आउटकम्स क्या निकले, इसको असेस करने के लिए चलाया गया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब हुआ क्या था, इसके बाद जो है इसमें जितने भी लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, होने चाहिए, मतलब ये गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया कि भाई ये लर्निंग आउटकम्स होते हैं। और फिर जितने, जैसे लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के अलग लर्निंग आउटकम्स होंगे, मैथमेटिक्स के अलग लैंग्वेज वो लर्निंग आउटकम्स होंगे, सोशल साइंस के अलग होंगे। इस तरह से सबके लर्निंग आउटकम्स जो है डिसाइड किए गए कि अगर आप क्लास 1 का बच्चा है तो उसके अंदर ये चीजें आ जानी चाहिए लैंग्वेज में। अगर वो मैथ्स में है तो मैथ्स में उसके अंदर ये वाले कौशल विकास, इन सब कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। तो इनको फाइनलाइज किया गया और शेयर किया गया सभी मतलब स्टेट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज के साथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वही वाली बात है कि अब नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, आप कितना लर्निंग आउटकम्स को एक तरह से अचीव कर पाएंगे टीचर, वो एक तरह का ये सर्वे कह लीजिए आप, ठीक है। मतलब कितना अचीव कर पाए और क्या सेट होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, जो भी स्कूल से, कि भाई आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो उसके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जानी चाहिए। ओके, ये था बेसिकली। और इनको मतलब बहुत सारे इन लर्निंग आउटकम्स को फिर बहुत सारी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया। और फिर ताकि जैसे जो भी बच्चे जिनकी मदर टंग होती है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश किया गया कि ये लर्निंग आउटकम आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में चिपकाएंगे, ताकि बच्चे इनको देखें, पढ़े, टीचर भी इनको डेली देखे, पढ़े और दिमाग में रखे इस चीज को कि आपको ये अचीव करवाना है बच्चे से, और बच्चे को मोटिवेट करना है इससे, ठीक है। तो बेसिकली लर्निंग आउटकम्स के लिए हुआ था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ द मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम की बात हो रही है यहाँ पर। मिड डे मील स्कीम आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो है बच्चों को भोजन दिया जाता है, और मतलब जो भी एलिमेंट्री लेवल तक के, मतलब दिल्ली की बात कर रही हूँ तो पहली से 8वीं तक के बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील, ताकि बच्चा जो है उसके हेल्थ पर ज्यादा फोकस है कि जब तक हेल्दी नहीं होगा बच्चा उसके बाद वो पढ़ेगा क्या। क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको सुबह खाना भी नहीं मिलता है, शायद घर जाने के बाद भी खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे भी बच्चे हैं। कुछ लोग खाने के लिए छोड़ भी देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बना रही हूँ, कुछ लोग तो सच में खाने के लिए भी आते हैं क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, तो एटलीस्ट वो स्कूल तो आ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्वियसली हेल्थ के लिए था कि एटलीस्ट बच्चे को हेल्दी खाना मिलेगा और बच्चे जो है वहीं पर खाएंगे, वहीं पर पढ़ेंगे, वो वाली बात है। तो कौन सा इसका अप्रोच नहीं है? कुकिंग कंपटीशन हो सकता है, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन है, तिथि भोजन है, बट अतिथि भोजन नहीं है। अतिथि मीन्स मेहमानों को भोजन कराना, ये नहीं है। तिथि भोजन है कि हर तिथि के अनुसार जो है आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है कि ठीक है आज हलवा चना है, ये है वो है, मतलब तिथि भोजन इस तरह से हो सकता है। और स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन की भी बात होती है, कुकिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अतिथि भोजन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो ये बात मेरे को बहुत एक नई पता चली जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि कौन सा माइलस्टोन था, मतलब मील का पत्थर साबित कौन सा हुआ। तो ये हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। बढ़ने क्या लगी, मतलब सर्व शिक्षा अभियान ने ये कहा कि भाई शिक्षा जो है सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये 2000 में आया था सर्व शिक्षा अभियान, और कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हुआ समावेशी शिक्षा के लिए। और इसके बाद फिर वही है, आपने देखा होगा PWD एक्ट जो है वो भी 2007 का था, फिर 2016 में बना। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जो सर्व शिक्षा अभियान की वजह से कामयाब हुए। मतलब सर्व शिक्षा अभियान की कामयाबी ने इस चीज को कहीं ना कहीं आगे धक्का दिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एट द एलिमेंट्री स्टेज हैज बीन कैरिड आउट टू असेस लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन। तो भाई ये किस लिए किया गया था, कौन कौन सी क्लास को वो करने के लिए? तो यहाँ पर स्पेशली था क्लास 3, 5 और 8, ठीक है।
मतलब ये 3 माइलस्टोन होते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड वालों के लिए तो खास कोई वो होता नहीं है, उनके लिए मार्किंग वार्किंग ग्रेडिंग वगैरह नहीं है। मतलब ये है कि उनको आप मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड के बच्चों का आप एक फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हो, ये रूल है। ओके, अब लर्निंग, यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स की बात है कि लर्निंग अचीवमेंट जो है, लर्निंग आउटकम्स जो है बच्चों के, वहां पर आप असेस करेंगे तीसरी, पांचवी और आठवीं के। और इनके ही लर्निंग आउटकम्स मैंने बताया ना, इनके पोस्टर्स बने प्रॉपर, हर लैंग्वेज में बने, बहुत सारी लैंग्वेज में बने, हर लैंग्वेज में तो नहीं, इंग्लिश और हिंदी में आपको दिल्ली के स्कूल्स में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं केवी वगैरह में तो मेरे को नहीं आइडिया है, बट दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में आपको मिल जाएंगे। तीसरी, पांचवी, आठवीं के लगे रहते हैं बच्चों के, उसमें क्लासेस में लगे हुए हैं हर क्लास में, कि तीसरी में ये होगा, लैंग्वेज के ये आउटकम्स हैं, उसके आउटकम्स हैं, बच्चों को अचीव करने हैं। तो तीसरी, पांचवी और आठवीं के लिए फोकस था इनका। नेक्स्ट देखते हैं विच क्लासेस समग्र शिक्षा इंक्लूड्स। तो समग्र शिक्षा में कौन कौन सी क्लासेस जो है वो आती हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। समग्र शिक्षा मतलब जहां बेस है आपका वहीं से स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल हायर लेवल तक जाइए, यानी कि प्री स्कूल से आप स्टार्ट कर दीजिए और 12th तक। और आपको पता ही है कि एनपी 2020 जो है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 भी यही कहती है कि हमें प्री स्कूल पर भी फोकस करना है, तो प्री स्कूल टू 12। तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा स्कोर मिला होगा। जो भी होगा आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दे अपना जो भी 10 आउट ऑफ मतलब जितना भी स्कोर रहा आउट ऑफ 10 आपका, ठीक है। तो आई होप सब करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।